हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले सभी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो बीएसटीसी स्पेशल बैच चल रहा है उन क्लास के बच्चों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं कम से कम 20 से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। हम इन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, अगर कहीं कोई जानकारी इंपॉर्टेंट है तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आप इस सेशन को बीच में मत छोड़िएगा, कंप्लीट देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम पाबंदी कहाँ लगाई गई थी। डाकण प्रथा जो है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कुप्रथा थी, तो इस पर जो है पाबंदी सबसे पहले उदयपुर में लगाई गई थी। उदयपुर में भी किसने लगाई थी, वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में उदयपुर में सबसे पहले इस डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो भी अक्टूबर 1853 में। ठीक है ना, हो गया ना क्लियर ये फैक्ट आपको। तो 1853 अक्टूबर में महाराणा स्वरूप सिंह ने राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर रियासत में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है ना, तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन के कुछ एक मेन फैक्ट क्या है उन पर भी हम चर्चा करते चले जाएंगे। तो ये था आपकी स्क्रीन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं आज की क्लास का और आने वाले सब एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस पर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किसने किया था, साधु सीताराम दास ने। हम जान लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसके चरण कौन कौन से थे और क्या कुछ इसकी खास बातें थी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजोलिया जो ठिकाना है उस समय मेवाड़ रियासत में आता था। किस में आता था, मेवाड़ रियासत में आता था। शुरुआत हुई थी इसकी 1897 में। शुरुआत हुई थी इसकी 1897 में। लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। 44 साल तक चलने वाला जो आंदोलन था वो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसके जो है 3 चरण में ये जो है आंदोलन हुआ था। पहला चरण हम इसका देखते हैं। इसका जो फर्स्ट चरण था वो था 1897 से लेके 1916 तक, 1897 से 1916 तक। और इसका जो सेकंड चरण था वो था 1916 से लेके 1923 तक। और जो इसका तीसरा चरण था जहां पर ये समाप्त हुआ था वो जिसे अंतिम चरण भी कहते हैं, वो था इसका 1927 से लेके 1941 तक। यानी कि 1897 से शुरू के 1941 तक लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था जिसकी शुरुआत साधु सीताराम दास ने की थी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है इस बिजोलिया आंदोलन है, इसकी शुरुआत होने का कारण क्या था। तो ये जो आंदोलन था इसके शुरू होने का कारण ये था कि वहाँ पर किसानों पर अत्यधिक लगान लगाए जाते थे और ये आंदोलन वहाँ की जो बिजोलिया जागीर थी वहाँ से प्रारंभ होकर लगभग आसपास की सभी जागीरों में फैल गया था। आंदोलन का मुख्य कारण हम देखें तो 84 प्रकार के लाग बाग यानी कि कर जो है किसानों से वसूले जाते थे। ये भी क्वेश्चन बनता है बिजोलिया किसानों आंदोलन से कितने प्रकार के कर यानी कि लाग बाग लूटी जाती थी, तो वो थी 84 प्रकार की। साथ इसमें हो गया जो कि लाटा और कुंता जो कर होता है वो भी लिया जाता था और चंवरी कर भी लिया जाता। चंवरी कर इस समय यहाँ पे 5 रुपये लिया जाता था और जो तलवार बंधाई कर है वो भी यहाँ पर किसानों से लिया जाता था। इस प्रकार की बहुत सारी लाग बाग थी जो किसानों से ली जाती थी। तो इस कारण किसानों में क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें मुख्य रूप से जो थे साधु सीताराम दास भी थे और फतेहकरण चारण भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, वो सब इसमें शामिल थे। और पहला चरण जो हमने देखा था वो शुरू हुआ था 1897 से 1916 और इसमें जो मेन रोल रहता है वो रहता है विजय सिंह पथिक का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसमें विजय सिंह पथिक का मेन रोल रहता है जिन्होंने दूसरे चरण 1916 से इसमें पार्टिसिपेट किया था, दूसरे चरण में यहाँ पे भाग लिया था। तो विजय सिंह पथिक ने आते क्या किया था 1917 में हम देखते हैं। 1917 में उपरमाल
उपरमाल पंचायत बोर्ड। उपरमाल पंचायत बोर्ड की इन्होंने स्थापना की थी। किन्होंने की थी? विजय सिंह पथिक ने। और कब की थी? बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण में 1917 में उपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की थी। ये थी दूसरे चरण की खास बात। अब हम देख लेते हैं कि तीसरा जो चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, तीसरा चरण 1923 से 1941 के बीच हुआ था। इसकी एक खास बात है कि यहाँ पे जो इसका नेतृत्व किया था वो किया था जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज इनके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। और साथ में इसमें जो माणिक्यलाल वर्मा हैं वो भी इसमें थे, हरिभाऊ उपाध्याय भी थे। और माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था, जहाँ से यहाँ पे जितने भी किसान लोग थे उनको प्रेरित किया था। तो पूछ ले, पंछीड़ा गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। और कहाँ पे लिखा था? और इसके साथ हम इसकी एक खास बात और देखते हैं। यहाँ पर एक आया था प्रताप समाचार। एक आया था प्रताप समाचार। प्रताप समाचार जो शुरू किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जहाँ से इस आंदोलन को है एक अहम जो रोल भी मिला था, यानी कि इसकी चर्चा प्रारंभ हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप समाचार पत्र वो भी यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेट है। और एक और खास बात आती है वो है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और ये भी जो है किससे संबंधित है? ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, जो कब बना था? 1920 में बना था। किसानों की जो मांग है उनको देखते हुए और जो भी बातें थी उनको जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना भी बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत की गई थी। और लास्ट में क्या था? 1941 में जो रियासत थे और किसान थे, रियासत के जो ठाकुर थे और किसान थे, उनके बीच में समझौता हो गया। 1941 में ये जो आंदोलन है शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। तो ये थी बिजोलिया किसान आंदोलन की खास बात। उम्मीद आपको ये समझ में आई है और अच्छे से आपने इन्हें नोट भी किए, क्योंकि इस आंदोलन का हर एक फैक्टर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो राजस्थान में कहाँ पे है? वो है जैसलमेर में। ओकलवुड फॉसिल पार्क जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और साथ ही राजस्थान में और कौन कौन से पार्क है, जैसे कि जैविक पार्क कौन कौन से? ये जो है भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है उसका एक सबसे पहला जो पार्क है, जहाँ पर भूवैज्ञानिक जो प्रशिक्षण होते हैं उसके यहाँ पे कार्य किए जाते हैं। और ओकलवुड फॉसिल पार्क से नाम से है। और साथ ही एक और जो पार्क आता है वो है ऑक्सीजोन पार्क। कौन सा है? ऑक्सीजोन पार्क। ये कहाँ पे? ये अभी नया हाल ही का फैक्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे अपने राजस्थान में है? वो है कोटा में। ये भी कोटा में है, जो भी क्या जैव संरक्षण से संबंधित है, इसमें ये सारा कुछ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। बिट्टी कपास, नरमा, अमेरिकन कपास, ये जो है इस अपने राजस्थान में होती है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है इसमें मुख्य स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है श्री गंगानगर को। राजस्थान का अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो सभ्यताएं हैं इसमें हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष, उसी प्रकार की जो मोहरें हैं, कुछ एक जो लिपियां वगैरह है, वो सारी जो समानताएं मिली है वो मिली है अपने कालीबंगा में। ये जो है घग्गर नदी के किनारे है और ये जो है हनुमानगढ़ में है। ठीक है, ये इसका फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है। बर्ड विलेज राजस्थान का जो हम कह सकते हैं पहला जो बर्ड विलेज है, जहाँ पर जो विदेशी जो पक्षी आते हैं उनका ये स्वर्ग कहा जाता है, वो है बर्ड विलेज मैनार उदयपुर में। इसकी खूबसूरती के कारण ये इतना फेमस है कि विदेश के जितने भी जितने भी पक्षी होते हैं जो कि फेमस प्रजाति होते हैं, वो सारे जो है मैनार में ही आकर ठहरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देश का भी सर्वश्रेष्ठ, फैक्ट ध्यान में रखना, देश का सर्वश्रेष्ठ है लेपर्ड पार्क, जो कि झालाना जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पान्ना।
जैसे कि हम तीज त्योहार होते हैं, जो भी पूजन वगैरह होता है, तो वहाँ पर जब हम देवी देवताओं के चित्र लेके आते हैं, उन्हें जो है पाना कहा जाता है। सफ़ेद कागज होता है बिल्कुल, उस पर डिजाइन बना के देवी देवताओं के चित्र या फिर किसी भी वीर योद्धाओं के चित्र जो बना दिए जाते हैं, तो देवी देवताओं के चित्र बने जो उकेरे जो कागज होते हैं उन्हें पाना कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है कावड़ किसे कहते हैं, ये बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उससे रिलेट होते हैं। उन क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए कि कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे पाना कहा जाता है, मांडना किसे कहा जाता है, रंगोली किसे कहा जाता है, इस तरह से फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है पुष्कर अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहीं पर है, साथ ही वराह मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये जो रंगनाथ जी का मंदिर है ना, ये राजस्थान के पुष्कर अजमेर में है। और ये जो है द्रविड़ शैली यानी कि दक्षिण भारतीय शैली, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती है, एक तो नागर, एक द्रविड़ और एक होती है बेसर। नागर में उत्तरी भारत के, द्रविड़ दक्षिण भारत के, और बेसर जो होती है उसमें मिश्रित जो श्रेणी होती है वो मिली जाती है। तो यहाँ पे जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो द्रविड़ शैली का है। और साथ ही ये जो है एक जो है विष्णु मंदिर है। रंगनाथ जी का मंदिर जो है विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान की पूजा के लिए ये मंदिर फेमस है। और इसका जो निर्माण है वो 1844 में सेठ थे पूर्णमल नाम के सेठ जी थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये था फैक्ट रंगनाथ जी मंदिर के बारे में। पुष्कर में है, द्रविड़ शैली में, मुख्यतः विष्णु मंदिर है। 1844 में सेठ पूर्णमल ने इसका निर्माण करवाया था। तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में जंग लेकर किया जाता है? तो वो है शेखावटी क्षेत्र, जो कि चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन क्षेत्र को मिलाकर शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है, जिसे जंग नृत्य, डप नृत्य, ये सारे नृत्य कहते हैं। तो ये शेखावटी क्षेत्र का फेमस है, जंग लेकर हाथों में ये किया जाता है, पुरुष प्रधान ये नृत्य है और होली के अवसर पर ये किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो वो की है तीरंदाजी में। ये जो जैसे कि अवनी लेखरा है और इसी प्रकार से जो लिम्बाराम हो गए, और ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। खास तौर से जो करंट में चल रहे हैं ना, जो फेमस खिलाड़ी हैं, उनके नाम उन पर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अवनी लेखरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप विस्तार से देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्बल नगरी, क्या नाम है कि मार्बल नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो वो है अपने अजमेर का किशनगढ़ शहर, जो कि मार्बल नगरी के नाम से फेमस है। और ये जो है एशिया की, किशनगढ़ की जो मार्बल नगरी है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल नगरी है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल नगरी भी किशनगढ़ अजमेर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट में कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो वो होता है राज्यपाल की अनुमति के बिना। कोई भी धन विधेयक हो, सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही राज्य की विधानसभा में ये पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा परियोजना के क्षेत्र में राजस्थान जो है सबसे आगे लेवल पे आके ठहर रहा है। तो ये जो सौर ऊर्जा का जो टॉपिक है, पवन ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा का है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया शहर में स्थापित है। तो ये जो है राजस्थान का फर्स्ट जो है सौर ऊर्जा परियोजना संयंत्र है। सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का पहला कौन सा है? मथानिया, जोधपुर में है। ये जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा है और सबसे पहला है राजस्थान में। और इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि राजस्थान में जो निजी क्षेत्र में पूछे, निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तो वो है खींवसर नागौर में। खींवसर नागौर में जो है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। इसी तरह से एक दो फैक्ट और बनते हैं कि सौर ऊर्जा चालित नाव, जो पहली सौर ऊर्जा चालित नाव है वो है पिछोला झील में। वो कहाँ पे है? सौर ऊर्जा चालित पहली नाव पिछोला झील में है। और इसी तरह से सौर ऊर्जा आधारित जो प्रथम राजस्थान में प्रथम दूरदर्शन, ये एक फैक्टर बनता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित प्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र कहाँ पे है? रिले केंद्र तो वो है अपने रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन रिले केंद्र, जो कि पहला है, सौर ऊर्जा संचालित है।
ये अपने राजस्थान के रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। और साथ ही जो सौर ऊर्जा पार्क है राजस्थान में, सौर ऊर्जा का पार्क पूछ ले हमसे, सौर ऊर्जा पार्क जो है, सौर ऊर्जा पार्क वो है बड़ला जोधपुर में सौर ऊर्जा पार्क भी है। यहाँ पे बड़ला जोधपुर में सौर ऊर्जा पार्क भी है। और साथ ही हम देख लेते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा जो फ्रिज है, पहला सौर ऊर्जा का फ्रिज वो है बालेश्वर जोधपुर में। एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है कि सौर ऊर्जा नीति, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे पेन यूज किया था। सौर ऊर्जा नीति, जो सौर ऊर्जा नीति है उसको घोषित करने वाला राजस्थान कौन सा स्थान पर है? तो ये राजस्थान पहला है जिसने सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति घोषित की थी। भारत में ये अपना पहला स्थान रखता है। और साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, इसकी स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई है? सीज के द्वारा। राजस्थान के कौन से जिलों को जो है सीज क्षेत्र होने का, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र होने का जो है दर्जा दिया गया है वो है जैसलमेर। एक अपना जैसलमेर, 3 जिले हैं अपने राजस्थान में जो सीज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसलमेर, दूसरा हो गया बाड़मेर और तीसरा है जोधपुर, जो कि सीज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये था मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में कुछ एक फैक्ट, और साथ में सीज क्या है, पहली नीति कौन सी थी, और सौर ऊर्जा फ्रिज जैसे कि बालेश्वर जोधपुर में, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है उदयपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है आईसीटी से रिलेट है। आईसीटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी, कंप्यूटर से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 1-2 प्रश्न मैंने भी यहाँ पे जोड़े हैं ताकि आपको भी इसका नॉलेज रहे कि कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है, तो वो होता है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है उसके बीच एक इंटरफेस का काम करता है, नियंत्रण का काम करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान के लिए किसको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुणा रॉय को, जिन्होंने जो क्या थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हीं के प्रयासों के कारण जो है सूचना का अधिकार लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ, जिसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। इसका मतलब क्या, ये क्यों लागू हुआ? क्योंकि ये एक ऐसा ऐतिहासिक अधिनियम है जो क्या करता है, नागरिकों को जो सरकारी संस्थान हैं उनसे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने का अधिकार देता है। यानी कि नागरिक जो है सरकार के जो कार्य हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनसे पारदर्शिता के साथ जवाबदेही मांग सकती है, उनके कार्यों के बारे में जान सकती है। तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये क्लियर हो गया था, ये अधिकार बन गया था। और इसका जो सम्मानित जो व्यक्तित्व है जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया था वो है अरुणा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो वह है दक्षिण पूर्व। राजस्थान को जो हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि ये आ गया पश्चिमी मरुस्थल, फिर उसके बाद अरावली आता है, फिर पूर्वी मैदान आता है और बचा ये जो है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं और दक्षिण का पठार भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है विंध्य पठार का विस्तार है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के गांधी भोगीलाल पांड्या का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान देना है। 13 नवंबर 1904 को सिमलवाड़ा गांव में भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ जो है जयपुर में है। जयपुर में हाई कोर्ट की खंडपीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जिसका नाम है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम काजरी भी कहते हैं। इसका जो संस्थान है वो काजरी जोधपुर में है और स्थापना जो हुई है 1959 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि जो शुष्क क्षेत्र है उनके अंदर अनुसंधान करना और उनके जो मरुस्थलीकरण उसके विकास को रोकना, उसके ऊपर कार्य करना इसका काम होता है। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसके कुछ कार्यालय भी हैं, जैसे कि बीकानेर में है
और एक पाली में है और एक जैसलमेर में है, इसके कार्यालय संचालित हैं। तो ये थी काजरी के बारे में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लावणी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में गाया जाता है। लावणी गीत जो है हाड़ौती के क्षेत्र, जो कि कोटा बूंदी बारां का जो क्षेत्र होता है वहां पर गाया जाता है। जब खेतों में काम करते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान के लोग और लोकगीत कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारी बातों पर भी हम आगे की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र, राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो है जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऊंटों के विकास के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है, उनके जो रोग उनके निराकरण के बारे में, उनकी और वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। साथ ही में इसमें देख लेते हैं कि जो ऊंट है उसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था। तो वो दिया गया था 30 जून 2014। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया था। ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्रमुख संस्थान है ना, जैसे कि ऊंट प्रजनन केंद्र हो गया, वैसे काजरी हो गया, बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे कि कला संस्थान कहाँ पे है, ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे है। तो इन सारे संस्थानों के बारे में मैंने एक क्लास बना दी है, आप उसे ज़रूर नोट करिएगा, ज़रूर देखिएगा, और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैंने साथ में डिस्कस किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है। प्रतापगढ़। तो उस समय जो कि 2008 में बना था, प्रतापगढ़ नवीनतम जिला था, 33वां। अब तो राजस्थान में 19 जिले और बना दिए गए और 3 संभाग और बना दिए गए हैं। वो कौन कौन से और किन जिलों से काट कर नए जिले बनाए गए हैं, उन पर भी मैंने एक क्लास बना दी है, आप उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम देते हैं कि आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर में है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इसका जो स्थान पूछ ले कौन सा गांव है, तो वो है नवा टापुरा गांव। नवा टापुरा गांव जो कि डूंगरपुर में है, बेणेश्वर धाम। अब बेणेश्वर धाम पूछ ले किन नदियों के संगम पर है, तो वो है माही, सोम और जाखम। माही, सोम और जाखम, ये 3 नदियां हैं, त्रिवेणी संगम है, जहां पर ये नवा टापरा गांव में बेणेश्वर धाम वहां पर लगता है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि संत मावजी ने, जिन्हें आदिवासियों के भी जो उद्धारक कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। इन्होंने क्या किया था, जो जनजाति समाज है उनमें सामाजिक चेतना जागृत की थी, उनके प्रयास किए थे, तो ये धाम यहाँ पे फेमस है। और इसका जो मेला पूछा जाता है, बेणेश्वर धाम का मेला वो कब लगता है, वो लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर धाम मेला होता है, जो कि माघ पूर्णिमा को भरता है। संत मावजी ने तपस्या की थी, माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर ये धाम है, जिन्होंने मावजी ने जनजाति के उद्धार के लिए, उनकी सामाजिक चेतना के लिए प्रयास किए थे। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय संत जो महाराज अपने मारवाड़ के पंचपीर है पाबूजी को जाता है। इन्हें जो है ऊंटों के रक्षक देवता, प्लेग रोग निवारक देवता, सर्रा रोग के निवारक देवता कहा जाता है। और साथ ही जो पाबूजी है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लोक देवताओं पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सीरीज, वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। लोक देवताओं के उपनाम क्या है, इन्होंने जो कार्य क्या किए थे, और साथ ही इनके बारे में कुछ और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की देवी जिसे खंडित रूप में पूजा जाता है, जो है राजस्थान की एकमात्र देवी है, खंडित रूप में पूजी जाती है, वो है शीतला माता, जिनका मंदिर चाक्षु जयपुर में है। और इनकी याद में, इनकी जो याद है उनमें बाशोड़ा धोके जाते हैं, जैसे कि जो होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी या सप्तमी, वहाँ पर जो है शीतला अष्टमी भी बोलते हैं इसे, तो बाशोड़ा का भोग लगाया जाता है। इन्हें जो है बच्चों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इनका जो पुजारी होता है कुम्हार होता है, और ये जो सवारी होती है इनकी गदा होता है। तो ये थी शीतला माता के बारे में छोटी सी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट और सबसे जो कह सकते हैं राजस्थान की जो हिस्ट्री का सबसे जो फेमस जो टॉपिक है वो यही है। इसी बिंदु पर हमेशा प्रश्न बनते हैं कि वह किला जिसने जो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, गोले बरसाए थे,
ये जो प्रश्न है हर बार एग्जाम में आता है और हर बार आता रहता है, आप भी इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं इसकी कहानी क्या थी। सन 1814 की बात थी। कब की? 1814 की बात थी। और बीकानेर रियासत के महाराजा थे सूरत सिंह। कौन थे? सूरत सिंह। पहले मैं लिख रही हूँ, फिर आपको ये बताऊंगी। बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह और चूरू के महाराजा थे ठाकुर शिव सिंह। कौन थे? ठाकुर शिव सिंह। शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह। बात यह थी कि 1814 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने अपनी सेना लेकर चूरू के किले पर हमला बोल दिया। तो शिव सिंह जी ने अपनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद गोला बारूद जो है इनका समाप्त हो गया। तो वो क्या है, इनका सामना नहीं कर पाए। लेकिन उनकी प्रजा ने, चूरू की प्रजा ने अपने महाराज जो है ठाकुर जय शिव सिंह का पूरा सपोर्ट किया। प्रजा ने जो है अपने सोने चांदी जो है अपने राज्य की रक्षा के लिए सब राजा को न्यौछावर कर दिए। फिर ठाकुर शिव सिंह जी ने क्या कहा, अपने सैनिकों से कहा कि दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाना शुरू कर दो। क्या हमारे पास गोला बारूद खत्म हो गया, क्या है, चांदी के गोले बरसाना शुरू कर दो। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो दुश्मन सेना थी, बीकानेर की सेना थी, उन्होंने हार मान ली और यहाँ से भाग खड़े हुए। तो ये थी चूरू के इतिहास की एक अमर घटना, जो कि उन वीर जो प्रजा सैनिक हैं उनकी भी याद दिलाती है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं हम, और उम्मीद है कि आज की क्लास के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भी अच्छे लगे हैं। क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।